हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के 9th वीडियो लेक्चर में आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं पिछले सभी वीडियो लेक्चर्स के मिक्सअप पर। तो ये वीडियो लेक्चर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज होने वाली है। हमने जो पिछले 8 वीडियो लेक्चर में सीखा है उन सब का इसमें कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको ये पुराने फॉर्मूले रिवाइज करा देते हैं। इसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव लिखा हुआ है। क्या है? L of f dash t is equal s into LFT minus F0। इसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी हमें याद रखना चाहिए। लाप्लास ऑफ f की पावर n t इज इक्वल s की पावर n इंटू LFT से शुरू होकर के s की एक एक पावर कम होती रहती है और आगे F0 के ऊपर एक एक डेरिवेटिव बढ़ता चला जाता है अप टू n माइनस 1th डेरिवेटिव तक। दूसरा इसमें फॉर्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, जिसका फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू t। देखिए ध्यान से, यहां पर इंटीग्रल की जो लिमिट है 0 टू t है, फाइनाइट लिमिट है, ऑफ कैपिटल fu du इज इक्वल fs अपॉन स्मॉल s। यहां पर आपको पता है कि LFT जो होता है, कैपिटल FT का जो लाप्लास होता है उसको आप क्या कहते हैं? fs कहते हैं। स्मॉल fs से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे देखिए, इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय t की पावर n, इसकी क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था? L ऑफ t की पावर n इंटू ft, यानी कैपिटल FT को अगर t की पावर n से मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या आएगा? -1 की पावर n, और n टाइम से डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू s। किसका? fs का, जो ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कैपिटल FT का, उसका करना है। और फोर्थ इसमें फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन बाय t। तो इस केस में क्या करेंगे? लाप्लास ऑफ ft को अगर t से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? इंटीग्रल s टू इंफिनिटी fx dx। मतलब ये जो fs है इसमें s की जगह आप क्या रखेंगे? s को आप x से रिप्लेस कर देंगे, तब आपको fx की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले पर भी, थर्ड वाले पर भी और फोर्थ वाले पर भी, इन तीनों फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम इस सेकंड वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ मिक्सअप क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं, तो इसलिए आप इन फॉर्मूलों को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। पिछले 4-5 वीडियो लेक्चर से हम इनको आपको पहले से रिवाइज कराते आ रहे हैं, तो अब तक आपको ये याद हो जानी चाहिए। तो देखते हैं, अब आगे शुरू करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है। हमें इवेल्युएट करना है लाप्लास ऑफ इंटीग्रल। देखो इंटीग्रल का है एक तो 0 टू t, फाइनाइट है, इसका मतलब आपको इंटीग्रल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस फंक्शन के लिए। और अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये एक ऐसा फंक्शन लिखा है sin t अपॉन स्मॉल t, यानी आपको क्या करना है? इंटीग्रल तो फाइंड करना है, लेकिन एक ऐसे फंक्शन का जिसमें डिवीजन बाय t भी है। यानी आपको यहां पर दो चीजें समझनी होंगी। एक तो इंटीग्रल fu du जो आपने लिखा है, तो आप इसका आंसर क्या कहते हैं? इसका आंसर 0 टू t लिमिट पर आप इसका आंसर बताते हैं कि भाई स्मॉल fs अपॉन s होता है। यानी आपको करना क्या है? इस कैपिटल F का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप निकाल के लाएंगे, L ऑफ कैपिटल F, और फिर उसकी वैल्यू उठा करके यहां रखेंगे, तब आपको इसके इंटीग्रल का आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भाई कैपिटल F जो है, यहां के केस में कैपिटल F की वैल्यू sin t अपॉन t है। ये फर्दर डिवीजन बाय t वाला केस हो गया। तो डिवीजन बाय t वाले केस के लिए आपको फिर ये ऊपर वाला जो फंक्शन है, ये फिर इसके कैपिटल F का काम करेगा। यानी आपको पहले इस कैपिटल F, बोले तो sin t के लिए आपको लाप्लास निकालना है, और उस लाप्लास को पहले डिवीजन के लिए लगाएंगे और फिर डिवीजन के बाद वो इंटीग्रल के लिए काम करेगा कि बाद में आप इंटीग्रल के फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं? फिर से एक बार सुन लीजिए। इंटीग्रल के अंदर एक ऐसा फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें डिवीजन बाय t है। तो जब डिवीजन बाय t है तो आपको जो सबसे पहला कैपिटल F मिलेगा तो वो sin t होगा। sin t के लिए आप लाप्लास निकालेंगे, जैसा भी आपको L ऑफ sin t निकालना आता है स्टार टेबल से। उसके बाद आप डिवीजन वाला केस लगाएंगे, फिर डिवीजन के बाद जो आंसर निकल के आएगा, फिर उसके बाद आप उसको इंटीग्रल के केस के साथ सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्या? कि भाई डिवीजन का फॉर्मूला होता है L ऑफ ft अपॉन t इज इक्वल इंटीग्रल s टू इंफिनिटी fx dx। ये f जो है, स्मॉल f, ये कैपिटल F का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। डिवीजन वाले फंक्शन के लिए आपको ध्यान देना है कि कैपिटल F का काम करेगा sin t, जबकि इंटीग्रल वाले क्वेश्चन के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो कैपिटल F का काम कर रहा है। मतलब इंटीग्रल के लिए तो ये पूरा का पूरा sin t अपॉन t कैपिटल F का काम करेगा, जबकि जब आप डिवीजन के लिए काम करेंगे तो सिर्फ sin t ही कैपिटल F का काम करेगा। तो इसको समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया? सबसे पहले कैपिटल FT कंसीडर किया, sin t किसके लिए? डिवीजन के लिए काम करना चाहते हैं। तो स्टार टेबल से आपको क्या पता है? इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। इसको आपने क्या बोला? डिवीजन का fs बोल दिया। अब आप क्या कहेंगे?
बाय द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिवीजन ऑफ टी वी हैव एल ऑफ एफ टी अपॉन टी, फॉर्मूला देखो आपको पता है, इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। मतलब ये आपने जो ऊपर एफ एस निकाला है इसमें आप क्या करेंगे, एस की वैल्यू एक्स से रिप्लेस करेंगे, और जब आप इसमें रिप्लेस करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये लिमिट इंटीग्रेशन देखो क्या आ रहा है, एस टू इंफिनिटी और एस का एक्स बन चुका है। अब आपको पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स होता है। तो ये आगे देखो इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स, अपर लिमिट रखेंगे इंफिनिटी तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। आपको पता है tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, π/2 माइनस tan इनवर्स 0। तो अब इस तरह से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से क्या बन सकता है, cot इनवर्स s हो गया। तो यहां तक जो निकाला आपने वो स्मॉल fs निकाला है फॉर डिवीजन। तो ये जो आंसर निकल के आ रहा है cot इनवर्स s, ये डिवीजन के लिए fs की वैल्यू है। अब आप इस fs को लेते हुए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे इंटीग्रल के लिए। मतलब लाप्लास ऑफ इंटीग्रल क्या होता है, L ऑफ इंटीग्रल 0 टू t, फाइनाइट लिमिट है देखो t, तो यहां भी क्वेश्चन में फाइनाइट लिमिट t ही गिवन है। fu du की वैल्यू क्या होती है, fs अपॉन स्मॉल s। यानी ये जो cot इनवर्स s आपने निकाला है ना इस कैपिटल F का, और ये जो कैपिटल F है अपना वो क्या है, वो पूरा है sin t अपॉन t। क्वेश्चन में देखिए आप कैपिटल F का काम कर रहा है sin t अपॉन t, तो इसका आपने जो लाप्लास निकाला है जो ये cot इनवर्स s है, इसको आप यहाँ पे रख दीजिए। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि लाप्लास ऑफ 0 टू t sin t अपॉन t का अगर आपने लाप्लास निकालना है इंटीग्रल के साथ में तो क्या होता है, आप इसका लाप्लास लिख दीजिए ऊपर, L ऑफ sin t अपॉन t, अपॉन पे क्या आएगा, s आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू अभी आप निकाल चुके ऊपर क्या है, cot इनवर्स s अपॉन s आ जाएगा। तो इस तरह से आप फाइनली इसको ठीक करके लिखे तो क्या होगा, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू t sin t अपॉन t dt इज इक्वल cot इनवर्स s अपॉन s। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसमें आपको बस यही एक बात समझनी है कि जो क्वेश्चन था इसमें इंटीग्रल के साथ साथ आपको डिवीजन का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपॉन पर t है। तो पहले आपने डिवीजन के केस के हिसाब से cot इनवर्स s निकालना है, और फिर इंटीग्रल का केस लगाने के बाद आप इसको s से डिवाइड कर देंगे, तो तब आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्या शो करना है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या बल्कि थ्योरम है, तो इसको आप क्वेश्चन की तरह ही समझ लीजिए। अभी आपने एक डिवीजन वाला क्वेश्चन देखा जिसमें इंटीग्रल की जो लिमिट है उसमें इंटीग्रल की लिमिट क्या दी है, 0 टू t दी हुई थी, लेकिन अभी क्या है, इंटीग्रल की जो लिमिट है वो 0 टू इंफिनिटी है। एक ऐसा फंक्शन कैपिटल F जिसको t से डिवाइड किया गया है विद इन द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। देखो यहाँ पर लाप्लास कहीं नहीं लिखा है, ये सिर्फ सीधा इंटीग्रल का इक्वेशन है जिसकी लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, और ऐसा फंक्शन कैपिटल F है जिसको t से डिवाइड किया गया है। यहां पर आपको ध्यान देना है कैपिटल F क्वेश्चन है t वाला, तब इसका आंसर सेम लिमिट 0 टू इंफिनिटी पर स्मॉल f x dx के बराबर होगा। अब आपको यहां पर समझना है कि स्मॉल f क्या चीज होती है, स्मॉल f होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल F। यानी स्टेटमेंट आपको सीधा सीधा ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा है 0 टू इंफिनिटी एफ टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल होगा कि इसका कैपिटल F का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लिख दीजिए स्मॉल f विद इन द सेम लिमिट 0 टू इंफिनिटी, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको उसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, यानी दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अब ये जो फॉर्मूला है कुछ स्पेसिफिक इंटीग्रल्स के लिए बना है, या फिर ये कहें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन टू सॉल्व इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया है। क्योंकि कुछ इंटीग्रल्स ऐसे होते हैं जैसे 0 टू इंफिनिटी, और अगर आपको लिख दिया sin t अपॉन टी डी टी, तो अगर आप इसको 12th क्लास के मेथड से सॉल्व करना चाहें या फिर कोई कहे कि इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट मेथड से या फिर न्यूटन मेथड से पॉसिबल नहीं है। इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज किया जाता है इस स्टेटमेंट को देखते हुए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। कितना भी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, आपको डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट वगैरह से जो आपको आता है वो सब आप इसमें लगाने के बावजूद भी इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करना है। इसमें कहीं भी आपको ये नहीं नजर आएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, बल्कि आपको खुद समझना है। जो हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि कैपिटल F जो है वो एक क्वेश्चन होता है t की टर्म में, जबकि उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्मॉल f होता है। तो ये बात समझ पा रहे हैं, चलिए देखें आगे। तो देखो हमें करना क्या है इसमें, सबसे पहले हम डिवीजन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। अब डिवीजन का कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन आपने लिखा ना एफ टी अपॉन टी, तो इसी से आपको डिवीजन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाने का आइडिया आना चाहिए। तो लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी क्या होता है, किसी भी फंक्शन का लाप्लास का जो फॉर्मूला है हमने डिवीजन बाय टी का पीछे किया हुआ है, तो ये क्या होता है इंटीग्रल
एस टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला लिखा है हमने, देखो स्टार्टिंग में टेबल में हमने जब समझाया था आपको तो 4th नंबर का फॉर्मूला ये डिवीजन वाला ही है। अब दूसरी तरफ क्या होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का अगर आप लिखना चाहते हैं, तो अगर आप किसी फंक्शन एल ऑफ एनी फंक्शन ए का लिखना चाहते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, ये तो आता ही है, और वो एनी फंक्शन यहां पर लिख देते हैं इनटू ए डी टी। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ओरिजिनल फॉर्मूला जो पहले ही दिन से आपको समझाया जा रहा है। तो ये फॉर्मूला आप इसके लेफ्ट साइड में एक्सपेंड कर दीजिए, तो देखो क्या बनेगा, अप्लाइंग लाप्लास फॉर्मूला ऑन एलएचएस, इंटीग्रल देखो लिमिट क्या आ गई 0 टू इन्फिनिटी, तो ये लिमिट आ गई 0 टू इन्फिनिटी, ए की पावर माइनस एस टी होता है, बिल्कुल ठीक है। आगे जिस भी फंक्शन को आपने लिखना है, इसका एफ टी अपॉन टी का लाप्लास लिखना था, तो इसको हमने एनी फंक्शन की जगह ए की जगह रख दिया है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए एक बात है, यहाँ पर जो s है वो s जो बिलोंग करता है वो रियल नंबर को करता है, मतलब s की जो बाउंड्री है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर ये मत कहने लगना कि सर आपने तो ये बताया था कि s ग्रेटर देन a होता है या s ग्रेटर देन 0 होता है। भैया ये किसी स्पेसिफिक केस के लिए होता है। जब आप निकालते थे l ऑफ e की पावर at निकाला आपने, वो जो फॉर्मूला आपने स्टार टेबल के लिए किया था, तो उसमें क्या था 1 अपॉन s माइनस a, और फिर हमने कहा था s ग्रेटर देन 0। तो ये पर्टिकुलरली इस फंक्शन के लिए है, ऐसा नहीं है कि s की ये s ग्रेटर देन ये जो कंडीशन है ये सभी फंक्शंस के लिए अप्लाई होगी। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन निकल के आती है, जबकि s की जो रेंज है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करती है, यानी s माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो सकता है। मतलब s की जो वैल्यू है वो आपको 0 भी मिल सकती है, नेगेटिव भी मिल सकती है और पॉजिटिव भी मिल सकती है। तब आप ये जो राइट साइड का इंटीग्रल है ना, तो इंटीग्रल प्रॉपर्टी से आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम इसको ब्रेक कर दें कि किसी नेगेटिव s से 0 तक, फिर प्लस आगे 0 से इन्फिनिटी तक, तो हम इस फंक्शन को ऐसे दो इंटीग्रल में ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, कुछ ऐसे। देखो क्या किया, राइट साइड का जो इंटीग्रल है उसके इंटीग्रल की लिमिट को 0 पर ब्रेक कर दिया। मतलब पहला इंटीग्रल s टू 0 और दूसरा 0 टू इन्फिनिटी। अभी भी आप इसको कंबाइन करेंगे तो s टू इन्फिनिटी ही लिखा जा सकता है, फंक्शन तो सेम ही है ना, एफ एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर केस क्या है, जो आपने प्रूफ करना है उसके अंदर कहीं आपको ई नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पर, जो एफ टी अपॉन टी लिखा है उसमें कहीं भी कोई ई नहीं है, जबकि यहाँ पर एलएचएस में देखो आप एफ टी अपॉन टी के साथ में क्या लिखा है, ई की पावर माइनस एस टी। तो इसका मतलब आपको इसे गायब करना है, और ये गायब कब होगा, अगर एस की वैल्यू आप 0 कर दें तो ई की वैल्यू 0 क्या होती है 1, और फिर ये गायब हो जाएगा। साथ ही साथ आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, अगर एस की वैल्यू आप 0 करेंगे तो ये वाला जो इंटीग्रल है ना, राइट साइड पे जो फर्स्ट इंटीग्रल है, इसकी जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, 0 से 0 हो जाएगी। और ये आपको पता है कि किसी भी इंटीग्रल की अगर सेम लिमिट होती है, अपर और लोअर दोनों सेम लिमिट होने पर उस इंटीग्रल का आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। देखिए कुछ ऐसे, क्या लिखा हमने, इफ s टेंड्स टू 0 देन ये क्या होगा, e की पावर 0 बन चुका है। और देखो फर्स्ट इंटीग्रल जो s टू 0 था क्या बन गया, 0 टू 0। लिमिट देख रहे हो इसकी, फर्स्ट इंटीग्रल की लिमिट है 0 टू 0, और सेम लिमिट पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। इस वजह से आप इसको ठीक करके लिखेंगे तो फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा, e की पावर 0 1 हो चुका है तो ये आ गया, और राइट साइड से क्या मिलेगा, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। और देखिए ये तो प्रूव करना था इसमें। तो आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए आपको बहुत ध्यान से समझना है कि क्या आपको इसमें चाहिए, क्या आपको इसमें नहीं चाहिए। ए की पावर माइनस एस टी आपको नहीं चाहिए था, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि एस टेंस टू 0 हो जाए तभी e की पावर 0 गायब हो जाएगा, और साथ ही साथ राइट साइड में जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसकी लिमिट 0 टू 0 होने की वजह से भी ये वाला इंटीग्रल पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, जो ग्रीन कलर में लिखा है। तो बस बाकी जो बच रहा है वो आपका आंसर है। अब इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से फिर से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा है जिसमें t से डिवाइड हो रहा है, समझ पा रहे हैं, कोई ऐसा फंक्शन कैपिटल एफ टी जिसको t से डिवाइड किया गया हो, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन या उसका इंटीग्रल सेम लिमिट पर बराबर होगा इस कैपिटल एफ के लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये ध्यान दीजिए, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है स्मॉल एफ, किसका, कैपिटल एफ का। तो आपको क्या करना है, इस टाइप की इक्वेशन जिसमें डायरेक्ट इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, तो कैपिटल एफ का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, सेम लिमिट पर इंटीग्रेट कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए जरा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है आपके सामने। देखो इस क्वेश्चन की जो लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी है, साइन टी अपॉन टी डी टी। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको कैपिटल एल वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें आपको लाप्लास नहीं निकालना, बल्कि इस इंटीग्रल की वैल्यू ही निकालनी है आपने। अब अगर +2 मेथड से या आपको जो इंटीग्रेशन आता है उस मेथड से इसको आप इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे तो ये सवाल आपसे नहीं होने वाला है। तो इसी के लिए हमने ये जो पीछे स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 में किया, इसको यूज करना है। क्या होता है,
कि कैपिटल एफ टी अपॉन टी का अगर इस तरह से आप इंटीग्रेट कहीं देखें 0 टू इंफिनिटी पर, तो कैपिटल एफ का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो यानी स्मॉल एफ निकालो कैपिटल एफ का। और कैपिटल एफ कौन है? जिसको टी डिवाइड कर रहा है, जो ऊपर वाला है कैपिटल एफ टी। तो यहां पर साइन टी जो है वो कैपिटल एफ का काम करेगा कि नहीं करेगा? इस तरह से आप कैपिटल एफ को बोलेंगे साइन टी है, इसलिए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार टेबल से क्या होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, जिसको हम एफ एस भी कह सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या कहना है कि इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन टी अपॉन टी, इस टाइप के क्वेश्चंस का हम सीधा सेम लिमिट 0 टू इंफिनिटी पर इंटीग्रेट कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। क्या किया हमने? एस को एक्स से रिप्लेस कर दिया है, तो देखो सामने क्या लिया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। लिमिट लगा दीजिए, अपर लिमिट tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है? π/2 होता है, और tan इनवर्स 0 होता है। तो देखो फाइनल आंसर क्या आ गया, π/2। जबकि आप इसको अगर डायरेक्ट मेथड से इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे ना साइन टी अपॉन टी को, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस वजह से कुछ इस तरीके की इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन गेट एग्जाम में आते हैं आपके, जहां पर आपको ये दिखाई भी नहीं देगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें लगाना है, जब तक कि आपको ये स्टेटमेंट याद ना हो। तो अब आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक ऐसा फंक्शन e की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस 3t को t से डिवाइड कर रहे हैं, और लिमिट देखिए क्या है 0 टू इंफिनिटी है। अब आप इसको भी इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट से, तो ये भी इंटीग्रेट नहीं होगा 12th मेथड से। इसलिए आपको क्या करना है, 12th क्लास के इस मेथड को ना लगा करके इस स्टेटमेंट को लगाना है कि अगर कोई फंक्शन कैपिटल एफ टी है जिसको टी से डिवाइड कर रखा है, तो उस एफ को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करके, स्मॉल एफ में कन्वर्ट करके सेम लिमिट पर 0 टू इंफिनिटी पर ही आप उसको इंटीग्रेट करके लाएंगे, तो उसका आंसर निकल के बराबर ही आता है। देखिए क्या बोलेंगे, यहां पर हमने कैपिटल एफ टी को कहा e की पावर माइनस टी माइनस 3t, और स्टार टेबल से आप इसका लाप्लास निकालेंगे। तो पहले हमने इसके लाप्लास को थोड़ा सेपरेट कर दिया कुछ ऐसे। क्या होता है स्टार टेबल से e की पावर at का 1 अपॉन s माइनस a। पहले केस में a की वैल्यू क्या है -1, तो देखो s प्लस 1 हो गया। दूसरे केस में a की वैल्यू क्या है -3, तो देखो s प्लस 3 हो गया। इसको क्या बोला आपने, fs बोला। अब देखो ऊपर के स्टेटमेंट से जो फॉर्मूला आपको गिवन है उसके हिसाब से एफ टी अपॉन टी का जो लाप्लास है वो इक्वल होना चाहिए सेम लिमिट 0 टू इंफिनिटी का एफ एक्स से। मतलब s को आपने क्या करना है, यहाँ s को x रख देना है। तो देखो क्या हुआ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो पहले पार्ट का तो log x प्लस 1 हो गया, दूसरे पार्ट का फिर से log x प्लस 3 हो गया। अब log m माइनस log n आपको इसमें नजर आ रहा होगा, इस वजह से आप इसको क्या कहेंगे log m अपॉन n लिख देंगे। लिमिट के केस में फिर से देखो, कल भी हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि अगर इन्फिनिटी लिमिट है तो आप उस लिमिट को रखते नहीं है बल्कि सिंबलाइज करके लिख देते हैं। जैसे यहाँ लिखा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जब लिमिट इन्फिनिटी होती है तो उस केस में क्या बोलेंगे, x को कॉमन ले लो ऊपर नीचे से। जब कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/x, और नीचे क्या बचेगा 1 प्लस 3/x। उससे फायदा ये होता है कि जब आप इसकी लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे ना, तो यहाँ अपॉन पर इन्फिनिटी आएगा, यहाँ भी अपॉन पर इन्फिनिटी आएगा, और ये 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 हो जाता है। नीचे भी यहाँ पे भी 1/इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। तो इस तरह ऊपर न्यूमरेटर में 1 प्लस 0 और नीचे भी 1 प्लस 0, यानी 1 अपॉन 1 मिलेगा आपको, जो कि log 1 बनाता है, जिसकी वैल्यू आगे भी 0 ही हो जाती है। जबकि आप लोअर लिमिट की बात करें 0 की, तो उसको हमने डायरेक्ट रखा x की जगह 0 प्लस 1, और नीचे भी देखो 0 प्लस 1 हो गया है। तो देखिए आगे बढ़ा के क्या लिखा हमने, इसको log 1 फर्स्ट टर्म का आंसर आ रहा है जिसको हम 0 लिखेंगे, और ये log 1/3 लिखा गया। अब आगे इसको ठीक करके लिखेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। log 1 तो 0 हो गया, अब देखो 1/3 है ना, log की प्रॉपर्टी से आप इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो 3 के पावर -1, फिर माइनस पहले आ जाएगा तो माइनस भी क्या हो गया प्लस हो गया। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया है इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर -t माइनस e की पावर -3t अपॉन t इंटू dt इज इक्वल कितना log 3। जबकि आप इस क्वेश्चन को 12th मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन हिलने वाला भी नहीं है। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करते हुए आपने इस तरीके की इंटीग्रल को सॉल्व करके लेके आना है। अब नेक्स्ट देखिए जरा इसमें, अब आप इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें भी क्या है कि कैपिटल एफ टी जो cos 60 माइनस cos 40 का काम करेगा उसको t ने डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब आप इसमें फिर से ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि लिमिट 0 टू इंफिनिटी है, कैपिटल एफ टी को t ने डिवाइड किया है, तो कैपिटल f का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे आप स्मॉल fs, और उसमें s को x से रिप्लेस करके लिखेंगे। लेकिन उससे पहले आप इसके कैपिटल ft को क्या करें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के रख लें इसका L ऑफ ft। देखो स्टार टेबल से cos 80 का क्या होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो पहले cos 6t में
ए का काम 6 कर रहा है, तो देखो यहाँ क्या हुआ, s अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 आ गया, जबकि दूसरे वाले में cos 4t लिखा है ना, तो यहाँ पर देखो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए मतलब 4 का स्क्वायर, तो 16 आ गया है। इस तरह से आपने इसका fs निकाल दिया। अब ऊपर वाले फॉर्मूले से क्या कह सकते हैं आप कि इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी cos 60 माइनस cos 4t अपॉन t इज इक्वल होगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, सेम लिमिट है। और देखो fs में, इस fs में s को x रखने पर देखो आपको क्या मिल रहा है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें यहाँ और बाहर 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद नीचे वाले इसको t मानेंगे ना, तो ऊपर वाला 2x क्या बनेगा, dt बन जाएगा। ऐसे देखो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 16 को t मानेंगे तो ये भी 2x के साथ में क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है ना। तो देखो आप क्या करेंगे, इसको पहले टर्म में देखो t का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 36, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 36 आ गया, माइनस आगे देखो फिर से 1 अपॉन टी होगा वो, और उसको क्या बोलेंगे, log एक्स स्क्वायर प्लस 16। ये बात समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो इसमें log m माइनस log n, log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m अपॉन n, तो वो चीज हमने इसमें कर दी। अब इसकी जो अपर लिमिट है वो क्या है, इन्फिनिटी है। तो इसमें आप जब अपर लिमिट रखेंगे, तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि यहाँ इन्फिनिटी आपको रखना नहीं होता, बस खाली सिंबलाइज करके लिखना होता है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2। ये कौन सा 1/2 आ रहा है, ये बाहर वाला 1/2। log क्या हुआ, देखो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 बचेगा ना, तो 1 प्लस 36 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, और नीचे भी देखो 1 प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे और यहाँ भी x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ताकि 1 प्लस 0 मिलके आपको नेट 1 ही मिले। जबकि लोअर लिमिट 0 है ना, उसमें x की जगह सीधा डायरेक्ट 0 रख दो, क्योंकि वो फाइनाइट आंसर देगी। इस तरह से आपको क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ 1 प्लस 0 और यहाँ 1 प्लस 0 अपर लिमिट से, जो कि log 1 ही बनेगा, और log 1 क्या होता है, 0 होता है। आगे से देखो माइनस 1/2, 36 अपॉन 16 को आप लिख सकते हैं 9/4, और फिर ये log की प्रॉपर्टी से इसका जो 9/4 है इसको 3/2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं। वो जो स्क्वायर होगा ना, वो देखो पहले आ जाएगा log की प्रॉपर्टी से, log m की पावर n होता है ना, तो n पहले आ जाता है, n log m होता है ना वो। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2 को पहले लेके आ जाएंगे। इस तरह से अब 2 से क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, और ठीक करके आप इसको लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी cos 60 माइनस cos 40 अपॉन t dt इज इक्वल, देखो क्या लिखा है, log यहाँ तो 3/2 था, अब ये क्या हो रहा है 2/3। ये भी आप समझ गए होंगे। देखो इसके ना m अपॉन n को हमने घुमा दिया है, इसको 3/2 करेंगे तो 2/3 का एक माइनस आएगा ना, और देखो यहाँ भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इन 3-4 क्वेश्चंस में हमने इस फॉर्मूले का यूज करते हुए कैपिटल ft अपॉन टी विद इन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं किया, बल्कि उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल कर उसके हेल्प से हमने इसका आंसर निकाला है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से आपको करने हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसको समझने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि देखो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी है, तो ठीक है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी कुछ लाप्लास जैसा लगेगा। इसमें e की पावर माइनस टी साइन टी अपॉन पे t हो रहा है। इसका आंसर कितना प्रूव करना है, 5/4 प्रूव करना है। अब आप इसको प्रूव करने के लिए पहले ये समझ लीजिए कि डिवीजन ऑफ t का क्या फॉर्मूला होता है। लाप्लास ऑफ किसी फंक्शन कैपिटल ft को t से डिवाइड करें तो आपको मिलता है इंटीग्रेशन लिमिट s टू इन्फिनिटी स्मॉल fx dx। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर स्मॉल f क्या चीज होगी, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटल f का। ठीक है, अब आगे देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल f को समझने से पहले हम पहले शुरू कर रहे हैं साइन t से, कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अगर साइन t होगा तो स्टार टेबल से सीधा सीधा हमें पता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब आगे देखिए, इसमें अगर हम साइन t अपॉन t का लाप्लास आपसे पूछें, तो ये जो फॉर्मूला ऊपर आपने देखा डिवीजन वाला, तो डिवीजन के लिए क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन s टू इन्फिनिटी इस ऊपर वाले फंक्शन का लाप्लास लिखा जाता है। कुछ ऐसे तो है ना, देखो ऊपर ये fs क्या है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है स्मॉल f जो है, तो यहां पर भी आप इस ऊपर वाले फंक्शन sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख रहे हैं L ऑफ sin t। L ऑफ sin t को आपने इक्वेशन नंबर 1 से ऊपर देख चुके हैं, क्या है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ s को x से रिप्लेस कर दिया हमने, तो क्या मिला आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। अब आप इसमें लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट क्या होगा,
s हो जाएगा। अब फिर से tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाय 2 होता है माइनस tan इनवर्स एज इट इज, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी से आप इसको क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स s लिख सकते हैं। तो यहां पर आपने ये जो cot इनवर्स s निकाला है ना, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया है आपने sin t अपॉन t का। अब थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हम किसी भी फंक्शन, एनी फंक्शन, फिर से बता रहा हूं मैं, एनी फंक्शन a का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो ऐसे तो लिखते हैं 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस st, ये तो आता ही आता है। और वो एनी फंक्शन है ना a, इस एनी फंक्शन को बस हम यहाँ पे छाप ही तो देते हैं ऐसे करके a इंटू डी टी। ये समझ पा रहे हो, ये a जो है ना बस आप इसको यहाँ छाप देना a। तो अगर हम आपसे कहें कि लेफ्ट साइड में sin t अपॉन t है, इसको हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है, तो क्या होगा देखो, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस st, और ये जो एनी फंक्शन है ना a, इस a की जगह आपको क्या दिखाई दे रहा है, sin t अपॉन t। तो देखो आपने क्या रख देना है यहाँ, sin t अपॉन t रख देना है। राइट साइड से cot इनवर्स s ऐसे चला ही आ रहा है। ये बात समझ में आई, हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड में इस लाप्लास के फॉर्मूले को एक्सपेंड कर दिया है। अब थोड़ा सा जो प्रूव करना है उसको ध्यान से देखिए। हमें जो प्रूव करना है उसमें e की पावर कितनी है, माइनस t लिखी हुई है, e की पावर माइनस t, s तो नहीं है ना उसमें। s यहां से कब गायब होगा, s यहां से तब गायब हो जाएगा अगर s की वैल्यू आप यहां पर 1 रख दें, तो फिर e की पावर माइनस t मिल जाएगा ना आपको। तो ये आपको हिंट इसमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन को देखते हुए। तो यहां हम यही करने वाले हैं कि अगर s को हमने 1 रख दिया, तो 1 रखने से क्या होगा, देखो s की जगह e की पावर माइनस st में ना देखो क्या आ रहा है यहाँ पे 1। राइट साइड में भी जहां भी s है उसकी जगह आपने 1 रखना है, और ट्रिग्नोमेट्री से आपको पता है cot इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाय 4। और देखो आ गया आंसर आपका फाइनल, ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस t, कैसे हुआ ये, माइनस 1 इंटू टी मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस टी बचेगा ना, इंटू साइन टी, और अपॉन पर टी डी टी इज इक्वल कितना आ रहा है, पाई बाय 4। तो ये देखो इस तरह से क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया है। तो ध्यान दे रहे हैं इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसमें हमने पहले साइन टी का लाप्लास लिखा ये, और फिर उसके बाद हमने डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाया इसमें, तो उससे हमें कॉट इनवर्स एस मिला। कॉट इनवर्स एस मिलने के बाद तुरंत हमने लेफ्ट साइड का फॉर्मूला लाप्लास से खोल दिया, और बाद में s की वैल्यू उसमें 1 रख दिए, तो आपको ये आंसर प्रूफ हो जाएगा। तो जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें थोड़ा आपको एक्स्ट्रा माइंड चलाना पड़ता है कि देखो इसमें ये प्रूफ करने के लिए कुछ s वगैरह की वैल्यू को रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको प्रूफ करना है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी t इंटू e की पावर माइनस 2t cos t dt इज इक्वल कितना 3/25। इसके लिए आपको क्या पता है, सबसे पहले शुरू करते हैं कि cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ये स्टार टेबल से इक्वेशन 1 आ गया। अब उसके बाद हम क्या चाहते हैं, हम इसको मल्टीप्लिकेशन बाय t की पावर n वाले फॉर्मूले को लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम t को और cos को एक साथ लेना चाहते हैं। तो क्या होगा देखो, माइनस 1 की पावर n dn अपॉन dsn fs होता है ना, तो उसी के हिसाब से आप क्या बनाएंगे, t इंटू कॉस टी के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। तो माइनस 1 की पावर उतनी लगती है जितनी t की पावर 1 है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर t की पावर कितनी हो सकती है, t की पावर 1 है। इस तरह से आप इस t की पावर 1 के लिए जो फॉर्मूला बनाएंगे, तो माइनस 1 की पावर क्या हुआ 1, एक बार ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अगर आप इसका क्वोशिएंट रूल लगाकर तो देखो क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्वोशिएंट रूल लगा के आ गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, इसके लेफ्ट हैंड का लाप्लास फॉर्मूला फिर से खोल देना है, जो अभी आपको समझाया था। कैसे बोलेंगे, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी होता है, e की पावर माइनस एस टी होता है, और t cos t। समझ में आ रहा है, देखो क्या हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड में लाप्लास का फॉर्मूला हमने एक्सपेंड कर दिया, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी इंटू टी cos t। राइट साइड में ये चला ही आ रहा है। अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा है, e की पावर कितना लिखा है यहाँ पर माइनस 2t, देख पा रहे हो, और यहाँ पर अपने पास क्या है, e की पावर माइनस एस टी। तो ये बताओ s का काम कौन कर रहा है, s का काम यहाँ पर 2 कर रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, s की वैल्यू को 2 रख देना है। जैसे ही आप इसमें s की वैल्यू को 2 रखेंगे, तो देखो क्या हुआ, e की पावर माइनस 2 इंटू टी, तो यार देखो s की वैल्यू 2 इंटू टी कॉस टी। राइट साइड में देखो s को जब 2 रखेंगे तो क्या मिला आपको, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और नीचे भी देखो 2 का स्क्वायर 4 हुआ प्लस 1, और उसका भी होल स्क्वायर है। अगर आप इसको ठीक करके लिखेंगे तो ऐसा नहीं आ जाएगा, देखो 4 माइनस 1 तो 3 होते हैं, और 4 प्लस 1 का मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो ये आपको क्वेश्चन का जो प्रूफ करना है उसको देखते हुए थोड़ा ट्रिक में चलना है। पहले हमने cos का लाप्लास निकाला, उसके बाद हमने t इंटू कॉस टी का लाप्लास निकाला, और उसके बाद e को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपने इसके लाप्लास के फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी t इंटू e की पावर माइनस 3t साइन t dt कितना 3/50। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। शुरू करेंगे इसको भी हम वहीं से, साइन t से शुरू किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन t स्टार टेबल से,
1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होता है। और फिर इसको t से मल्टीप्लाई करके हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, -1 की पावर n इंटू डी एन अपॉन डी एस एन एफ एस। तो t की पावर 1 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखो कुछ इस तरह से आएगा, लाप्लास ऑफ t इंटू साइन टी इज इक्वल -1 की 1 पावर आ गई, डी बाई डी एस मतलब एक बार डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एस मतलब 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल लगा ले या फिर इसको 1/t की तरह सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। आगे इसमें लेफ्ट हैंड पर फिर से इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करेंगे, देखो क्या आता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस एस टी आता है, और ये जो फंक्शन है ये हमने छाप दिया देखो t इंटू साइन टी। राइट साइड में ये 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे ही चला आ रहा है। अब आप इसमें देखिए जो आपको प्रूव करना है, तो इसमें e की पावर माइनस एस टी नजर आ रहा है, तो एस टी की जगह देखो क्या है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो यहाँ e की पावर माइनस एस टी में s की जगह आपको क्या रखना है, 3 रख देना है। तो जैसे आप इसमें 3 रखेंगे तो s की वैल्यू 3 रखेंगे तो e की पावर माइनस 3t हो जाएगी, और राइट साइड में देखो क्या हो रहा है, 2 इंटू एस की जगह 3 और नीचे देखो एस स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 1, ऊपर से 6 अपॉन 100, और फिर आप आगे 6 अपॉन 100 को थोड़ा ठीक करके 2 से कैंसिल करने के बाद इसको ऐसे बना के लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी t e की पावर माइनस 3t साइन टी डी टी इज इक्वल 3 अपॉन 50। तो यही आपको प्रूव करना था इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें भी आपको t इंटू ई की पावर ए टी साइन ए टी इसकी वैल्यू निकालनी है, कितना, 2a ब्रैकेट में s माइनस ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, साइन ए टी का लाप्लास निकालना है। स्टार टेबल से क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद आपको इसमें t की पावर n के मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना है, फिर से -1 की पावर n डी एन अपॉन डी एस एन ऑफ एफ एस होता है ना, तो ये जो एफ एस है इसको t से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, -1 की पावर 1 डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। ये हमने यहाँ वैल्यू रख दी। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप बाई पार्ट से या फिर 1/t से, तो आपको मिल जाएगा 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे करना क्या है इसमें, आगे करना यह है कि जो t साइन ए टी है ना, आप इसमें ध्यान से देखो तो e की पावर ए टी लिखा है पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं है और ना ही 0 टू इन्फिनिटी लिमिट लगा है क्वेश्चन नंबर 8 और 7 की तरह, यहाँ लाप्लास लिखा हुआ है देखो। तो जब आप लाप्लास सामने देख रहे हैं और एक फंक्शन e की पावर ए टी है, तो जरूर इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी, एफ एस टी जिसको हम कहते हैं। क्या है वो, कि अगर कैपिटल एफ टी का लाप्लास एफ एस है तो एक ऐसा फंक्शन जिसको e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई करा दिया तो उसका लाप्लास s को s माइनस ए से रिप्लेस करने के बाद आपको मिल जाएगा। यानी आपको करना यह है कि e की पावर ए टी से अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करा दिया तो आपने हर जगह s की जगह, यहाँ देखो ऊपर s की जगह s माइनस ए से रिप्लेस करना है, और नीचे ये जो s है इस s की जगह भी आपको क्या करना है, s माइनस ए से रिप्लेस कर देना है। बस बाकी तो कुछ नहीं, इसका होल स्क्वायर खोल दो आप तो ये आ जाएगा। देखो ठीक करके लिखेंगे तो देखो ऐसा आ गया, लाप्लास ऑफ t इंटू ई की पावर ए टी साइन ए टी इज इक्वल 2a इंटू एस माइनस ए होल अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये थोड़ा मिक्सअप का क्वेश्चन है। इसमें आपने पहले साइन का लाप्लास निकाला, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन बाय t का निकाला, फिर उसके बाद आपने इसमें शिफ्टिंग थ्योरम लगाई है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि इसमें हम एक एक करके किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये भी काफी अच्छा सवाल है। इवेल्युएट साइन t अपॉन t, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है डिवीजन बाय t से। क्या दिखा रहा है, tan इनवर्स 1/s आपको शो करना है इसमें, और साथ ही आपको फाइंड करना है लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन टी। ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ बन के आते हैं। तो जरा इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ टी निकालते हैं साइन टी का। क्यों, क्योंकि देखो हम साइन टी अपॉन टी के लिए काम कर रहे हैं तो टी से डिवाइड हो रहा है ना, तो उसका जो फंक्शन है कैपिटल एफ, वो टी जिसको डिवाइड कर रहा है वो कैपिटल एफ का काम करता है ना अपना। तो यहाँ पर कैपिटल एफ का काम कौन करेगा, साइन टी करेगा। इसलिए क्या होगा, लाप्लास ऑफ साइन टी स्टार टेबल से a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये एफ एस हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ये लाप्लास ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ऐसे होगा। तो आप लगा दीजिए इसमें, देखो क्या बनेगा, लाप्लास ऑफ एफ टी अपॉन टी इज इक्वल इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स। यानी आप इस एस में एस को क्या रखेंगे, एक्स से रिप्लेस करेंगे। तो रखेंगे तो देखो क्या बनेगा, इंटीग्रल एस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये किसका इंटीग्रेशन होता है, साफ साफ हमें पता है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है। आगे इसमें लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स s हो गया, और tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, π/2 माइनस tan इनवर्स s होता है। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से हमने पहले आपको बता दिया किसके बराबर हो जाएगा,
कॉट इनवर्स एस की। याद है ना आपको कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ ऐड होता है तो उसकी वैल्यू π/2 होती है। साथ ही इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर कोई फंक्शन अपने रेसिप्रोकल फंक्शन से, रेसिप्रोकल मतलब ये कॉट है ना, तो कॉट का रेसिप्रोकल कौन होता है? tan होता है। कॉट का उल्टा tan होता है ना, 1/cot tan होता है। तो अगर आपने कॉट को रेसिप्रोकल कर दिया, tan कर दिया, तो उसके एंगल का भी रेसिप्रोकल हो जाता है 1/s। ये आपको प्रॉपर्टी चेक करने के लिए वो खाली इतना आंसर पूछ रहे हैं, नहीं तो इसका आंसर कॉट इनवर्स एस ही है। आगे इसको बस वो चेक करना चाहते हैं कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा +2 वाली जो नॉलेज है वो आपकी तैयार है कि नहीं है, इसीलिए वो इस क्वेश्चन का आंसर को tan इनवर्स में मांग रहे हैं आपसे। तो ये फंक्शन का sin t/t का आंसर निकल के आया tan इनवर्स 1/s। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं कि लाप्लास ऑफ sin t/t इज इक्वल कितना? tan इनवर्स 1/s निकल के आ रहा है। अब बात करते हैं दूसरे वाले की। यहां पर देखो एंगल क्या लिखा है, यहां पर एंगल लिखा है AT और नीचे क्या है देखो t। तो अब हम यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में अगर आपको याद हो तो उसमें हम ये करते थे कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल fs है तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें t को at से रिप्लेस किया गया हो तो उसका लाप्लास अगर याद है आपको तो 1/a f(s/a) ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी थी। तो उसका यूज करते हुए हमें यहाँ at को ठीक करना है। अब उसके लिए क्या करते हैं, देखो कांस्टेंट है ना a, इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। लाप्लास के अंदर इसको at के साथ में लिखा ताकि आप ये समझ पाएं कि अभी t की जगह at से रिप्लेस हो गया, तब उस केस में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन का आएगा जिसमें t को at से रिप्लेस कर रहे हैं हम, तो उसका आंसर सीधा क्या लिखेंगे 1/a f(s/a)। यानी जो ऊपर आंसर आ रखा है ना tan इनवर्स 1/s, इसमें s की जगह आप s/a से रिप्लेस करेंगे तो देखो क्या आएगा 1/a। तो ये आया 1/a और ऊपर का जो fs था tan इनवर्स s और s में देखो s की जगह क्या आ रहा है s/a। ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से आ गया। वजह इसमें यह है क्योंकि आपने दोनों जगह t को at से रिप्लेस करना है। यहाँ नीचे खाली t था ना तो आपने a से मल्टीप्लाई करके at बना लिया। इस तरह से आप sin t/t बोलो तो फिर वो ओरिजिनल tan इनवर्स 1/s उसका आंसर है। लेकिन अगर t को at से रिप्लेस कर रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से आप इसमें ये आगे लगा देंगे 1/a f(s/a)। तो वही हमने यहां किया 1/a tan इनवर्स 1/s की जगह s/a। देख पा रहे हैं अब क्या होगा, a से यहाँ a कैंसिल हो जाएगा और देखो क्या बनेगा tan इनवर्स a/s। अब आगे इसमें आप ठीक करके लिखेंगे तो थोड़ा ये आ जाएगा लाप्लास ऑफ sin at/t इज इक्वल tan इनवर्स a/s। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।